morning students of class 7. Welcome back to my channel Success की पुड़िया. In this video we will see trade routes and guilds of empires. साम्राज्य में जो व्यापार होते थे, व्यापार के जाल थे और व्यावसायिक संघ होता था. गिल्ड्स मतलब व्यावसायिक या व्यापारिक संघ जो है, संगठन जो था उसको कहा जाता है. तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे. कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन्स, ये मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ. It is related to the chapter number 5, the rise of empires, class standard 7 SST part 1 का chapter number 5 से है. Conducting military campaigns, especially in distant land, is not an simple as it might seem. खासकर दूर के क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाना जैसा कि लगता है दिखने में आसान काम नहीं है. मेंटेनिंग एन आर्मी इज़ अ कॉस्टली अफेयर. आर्मी को मेंटेन करना बहुत ही महंगा काम है. सोल्जर्स नीड टू फेड, क्लॉथ, इक्विपाइड विथ वेपन्स एंड पेड. सैनिकों को खाना देना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है, हथियारों से सुसज्जित करना पड़ता है, उन्हें सैलरी देनी पड़ती है. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस नीड टू बी केयर्ड फॉर. इसके अलावा सेना का जो हाथी है, घोड़ा है, उन पर केयर करना पड़ता है. रोड्स और शिप्स हैव टू बिल्ड. सड़कें और जहाज़ों को बनाना पड़ता है और इसी तरह से कई चीज़ें करनी पड़ती है. इसलिए आर्मी को मेंटेन करना कोई सस्ता काम नहीं है. ऑल दिस रिक्वायर्स कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल ओवर द वर्क फोर्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. और इन सभी को प्राप्त करने के लिए आर्थिक शक्ति मजबूत होना चाहिए, उन काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण होना चाहिए और संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए. तभी मिलिट्री कैंपेन सक्सेस हो पाता है. तो इस तरह से हमने देखा कि मिलिट्री कैंपेन बहुत ही महंगी चीज़ें हैं. वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली प्रोडक्शन एंड ट्रेड, इज़ वन ऑफ द की टू मेंटेनिंग एन एम्पायर एंड इंश्योरिंग पीपल वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विच अ गुड रूलर शुड बी कंसर्न विथ. ऐसा है कि हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक जो भी आर्थिक गतिविधि हैं उसमें खासकर उत्पादन और व्यापार जो होता है वही एक ऐसा चीज़ होता है जो कि तरीका है जिससे कि साम्राज्य की व्यवस्था को बनाया जा सकता है, साम्राज्य को मेंटेन किया जा सकता है, जन कल्याण किया जा सकता है, लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है. केवल प्रोडक्शन और ट्रेड ही है विच अ गुड रूलर शुड बी कंसर्न. इसीलिए एक अच्छे शासक को इस पर ध्यान देना चाहिए. Therefore, establishing and controlling trade routes all over the empire's territory and beyond of a great importance. और इसीलिए establishing and controlling यानी कि ट्रेड रूट, व्यापार के जाल को स्थापित करना और उस पर नियंत्रण करना अपने साम्राज्य के अंदर और साम्राज्य से बाहर बहुत ही ज़रूरी है. That way the goods traded will grow in quantity and variety. इस तरह से सामानों की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है और उसकी वैरायटी को बढ़ाया जा सकता है. एंड मोर ट्रेड मीन्स मोर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर एंड इंक्रीज्ड टैक्स कलेक्शन फॉर द रूलर. और जितना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा इसका मतलब है उत्पादकों को उतना ज़्यादा इनकम होगा और शासकों को उतनी ही ज़्यादा टैक्स वसूली हो पाएगी. तो इस तरह से साम्राज्य के विस्तार के लिए और साम्राज्य को मेंटेन करने के लिए, एम्पायर को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली प्रोडक्शन और ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन द ट्रेडेड गुड्स. यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑफ दिस. इसके कई सारे सबूत मिले हैं, एटलीस्ट बोथ फ्रॉम द लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. खासकर साहित्य और पुरातात्विक उत्खनन से पता चला है कि इन चीज़ों का व्यापार होता था. फर्स्ट टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र, स्पाइसेस, मसाले, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि उत्पाद, लग्जरी आइटम्स सच एज जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, विलासिता की चीज़ें जैसे रत्न और हस्तशिल्प, एंड वेरियस एनिमल्स वर अमंग द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड. और इसके अलावा तरह तरह के जो जानवर थे वो व्यापार के मुख्य साधन थे. ऑल दिस ब्रिक्स ट्रेड वॉज नॉट लिमिटेड टू इंडिया. ये तीव्र जो व्यापार था वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं था. मेनी इंडियन गुड्स ट्रैवल टूवर्ड्स डिस्टेंस कंट्रीज बाय लैंड और सी. कई सारे भारतीय सामान लैंड एरिया यानी कि भूमि और समुद्र के जरिए दूर दूर के देशों तक भेजे जाते थे. मोर ऑफन देन नॉट
Traders were not just isolated individual carrying out their own business. जो ट्रैवलर होते थे, व्यापारी होते थे, वो अपना अपना बिजनेस अकेले अकेले नहीं करते थे. दे सून अंडरस्टूड द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग फोर्सेज एंड क्रिएटिंग गिल्ड्स. वे सभी एक साथ मिलकर व्यापार संघ बनाते थे. गिल्ड्स वर पावरफुल एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स. जो व्यापार संघ था वो बहुत ही व्यापारियों का शक्तिशाली संगठन था. क्राफ्ट पर्सन, मनी लेंडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट. ये जो व्यापारिक संगठन था वो व्यापारियों, कलाकारों, साहूकारों और कृषकों का यानी कि खेती करने वाले लोगों का एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन था. एज फार एज एविडेंस सो, उपलब्ध सबूतों से पता चला है, अ गिल्ड हैड अ हेड. जो व्यापारिक संघ होता था उसका एक प्रमुख होता था, हु वॉज यूजुअली इलेक्टेड, जो कि चुना जाता था, एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु वर सपोज टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ एथिकल क्वालिटीज़. एक जो गिल्ड्स का हेड होता था जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता था, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कार्यकारी अधिकारी होता था, उससे ये आशा की जाती थी उसमें सारे नैतिक गुण मौजूद हो. टू थिंग्स मेड ट्रेडर्स गिल्ड्स आ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन. दो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो गिल्ड्स को, व्यापारिक संगठन गिल्ड्स को बहुत ही खास बना देती थी. फर्स्ट, दे बॉट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेट्स. वो उन लोगों को अपने साथ में रखते थे जो बाद तक उनके सहयोगी बने रहे. रैदर देयर कंपटीशन, विरोधी के होने के बजाय. एज दे रियलाइज दैट शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन मार्केट सप्लाई एंड डिमांड वर्क फोर्स इटिशी. उन्हें महसूस हो गया था कि मार्केट सप्लाई, डिमांड और वर्क फोर्स के बारे में एक दूसरे से शेयर करना, इन्फॉर्मेशन देने से सभी को फ़ायदा होगा. वॉज टू एवरीवन्स बेनिफिट. और दूसरी खासियत थी उस गिल्ड्स की, एज एन एंशिएंट टेक्स्ट पुट इट, कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, मनी लेंडर्स एंड आर्टिसंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस. दूसरा ये था कि प्राचीन साहित्यों में पता चलता है कि जो कृषक थे, व्यापारी थे, पशुपालक थे, मनी लेंडर, साहूकार और आर्टिसन, इस सभी सारे ग्रुपों को अपना अपना कानून बनाने का, रूल नियम बनाने का अधिकार था, जितने भी तरह के संघ थे. इन अदर वर्ड्स, गिल्ड्स हैज़ द ऑटोनॉमी टू क्रिएट देयर ओन इंटरनल रूलर. वो अपने अंदरूनी नियमों को खुद से बनाते थे. एंड द किंग वॉज नॉट टू इंटरफेयर विद देम. और राजा उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था. एंड वाई शुड ही इफ़ ट्रेड फ्लोरिस्ड. आखिर वो इंटरफेयर क्यों करता यदि व्यापार फल फूल रहा था तो. गिल्ड्स स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंड्योर्ड फॉर सेंचुरीज. गिल्ड्स भारत के बहुत लंबे क्षेत्र तक, बड़े क्षेत्र तक फैला रहा और सदियों तक बना रहा. इवन आफ्टर दे कीज टू एग्जिस्ट फॉर्मली, लेकिन जब औपचारिक रूप से ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार पर पड़ा रहा, एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ समटाइम्स इवन टू दिस ट्रेड. और आज भी वो गिल्ड्स या व्यापारिक संगठन का प्रभाव देखने को मिलता है. द इंस्टीट्यूशन ऑफ गिल्ड्स प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़ टू इंडियन सोसाइटी. और ये जो गिल्ड्स बनाना और अपना अपना नियम बनाना, व्यापार संघ बनाना, ये भारतीय समाज को खुद से का संगठन बनाने की एबिलिटी को शो करता है. द एंशिएंट विलेज यूनिट, इसके अलावा गांव का इकाई विथ इट्स वेरियस कमिटीज़ एंड काउंसिल, गांव की इकाई जिसमें अलग अलग कमेटी होते हैं, परिषद होते हैं, प्रोवाइड्स अनदर, ये भी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़ को शो करता है. इंडीड एन इनलाइटेंड रूलर वुड लेट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इफ़ द लोकल इंस्टीट्यूशन वर्क सेटिस्फैक्टरीली. ऐसा है, असल में जो समझदार शासक होता है वो लोगों को अपना संगठन बनाने देता है और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है. यदि वो स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो अपने अच्छा से काम कर रही है तो उसमें वो राजा उसमें दखल नहीं देता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है. तो इस तरह से जो एम्पायर थे या साम्राज्य थे उसके तहत व्यापार, व्यापारिक संघ और गिल्ड्स जिसको बोलते हैं, और ट्रेड रूट, वो लोग व्यापारिक जो ट्रेड रूट था उसको प्रमोट करते थे. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा. और ये लॉन्ग वीडियो था जिसमें हमने डिटेल में आपको ये सारी बातों को बताया था. तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और इसी तरह से मैं आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ शॉर्ट्स में भी जल्दी याद करने का तरीका देती रहूँगी.
और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।